कल की क्लास में हमने सूर्य नमस्कार के साथ साथ हमने आसन के बारे में बात किए थे। कुछ यौगिक ग्रंथ के अकॉर्डिंग, जैसे घीरन संहिता में टोटल कितने आसन दिए गए हैं? 32 आसन, 32 आसन है। लेखक कौन है? महर्षि घिरन। और हठयोग प्रदीपिका में 15 आसन है। हठयोग प्रदीपिका के लेखक कौन है? स्वामी स्वात्माराम सूरी। पूरा नाम याद रखिएगा, हो सकता है कि आपको पूरा नाम दे दे या स्वामी स्वात्माराम के साथ एक ऑप्शन में सूरी दे देंगे, दूसरे तीसरे चौथे में कुछ और दे देंगे, इसलिए आप पूरा नाम याद रखेंगे। शिव संहिता, इनके रचनाकार कौन है? भगवान शिव है। कितने आसन बताए गए हैं? 4। हठ रत्नावली में श्रीनिवास इसके रचनाकार है। आसनों की संख्या कितनी है? 84। शीतल शीतल पद्धति में कितने हैं? 3 है। इस बारे में हमने कल बात कर चुके थे बहुत अच्छे से। और इसके अलावा कल हमने किया था अर्धकटी चक्रासन, इनके नामकरण कैसे हुआ, इनके विधि, ये सारे हम अच्छे से आपको समझा चुके थे। और फिर हमने वैज्ञानिक वर्गीकरण के बारे में हमने बात किए थे। ध्यानात्मक, शरीर संवर्धनात्मक और शिथिलात्मक, ये हमने आसन के बारे में बात किया था। हमने कुछ नाम याद रखेंगे। ध्यानात्मक पे क्या क्या आती है? पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन और शवासन, ये आपका ध्यानात्मक में आती है। शरीर संवर्धनात्मक क्या क्या आती है? शीर्षासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, हलासन। और शिथिलात्मक आसन में क्या होती है आपका? इसमें भी आपका जो मकरासन, बालासन, शवासन इत्यादि इसमें आती है। और ध्यानात्मक आसन में था पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, समासन इत्यादि। और भी बहुत से आसन है, मुख्यतः कुछ हमने बात किया हमने। इसके डिटेल आपको कल के वीडियो में मिल जाएंगे, कल जो हमने किया था। इसके बाद हमने देखा था, कल जो हमने कुछ आसन के बारे में बात किए थे वो था अर्धकटी चक्रासन। पूरा इसका विधि, मुख्य बिंदु, लाभ क्या होता है, किनको नहीं करना चाहिए, सारे बात बताया था हमने। दूसरा था आपका हस्त पादासन या उत्तानासन, इसमें भी हमने इनका नामकरण और इनके विधि, मुख्य बिंदु में किनको नहीं करना चाहिए और इसका लाभ क्या है, ये हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने किए थे अर्ध चक्रासन, इसका भी हमने विधि, मुख्य बिंदु और लाभ हमने बताए थे। आज हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन, ये नाम ही कहता है कि ये ट्रायंगल शेप बनती है, इसलिए इसका नाम ट्रायंगल पोज भी होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रायंगल पोज यानी त्रिकोणासन। त्रिकोणासन क्या है? एक परंपरागत आसन होती है। हालांकि त्रिकोणासन के बारे में प्राचीन ग्रंथों में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलते, लेकिन ये हमारे ट्रेडिशनल एक आसन होती है। इनका नामकरण जब हम इसका आसन करते हैं तो शरीर को एक ट्रायंगल की तरह, मतलब एक त्रिकोणासन करते समय एक त्रिकोण की तरह बन जाती है। देखो जैसे क्या बन रही है? ट्रायंगल की तरह। कैसे बन रही है? ऐसे देखो ट्रायंगल बन रही है ना ये, इसलिए इसका नाम क्या होता है? त्रिकोणासन कहते हैं इसको। विधि में क्या आती है? विधि में आपको एग्जाम में ये विधि आपको दे दी जाएगी और पूछे जा सकते हैं कि ये विधि किस आसन के लिए है। तो इसलिए सबसे पहले आप विधियों को आप अगर जानते भी हो तो इसका हैबिट डाल दो कि आप एग्ज़ाम के लिए आप कैसे रेडी करोगे। क्या करने हैं? दोनों पैरों को, मतलब समपदासन यानी दोनों पैर मिलाकर हम सीधे पहले खड़े हो जाते हैं और हाथ जंघाओं से क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि अलग रहे। इसके बाद दोनों पैरों के बीच 2 से 2.5 फीट का हम अंतर रखते हैं। कितना अंतर रखते हैं? 2 से 2.5 फीट। इंडिविजुअल क्वेश्चन ये भी बन जाते हैं कि कितने फीट का हम अंतर रखते हैं त्रिकोणासन में, तो याद रखेंगे 2 से 2.5 फीट। 2 से 2.5 फीट का हम अंतर रखते हैं। अब बाएं हाथ को याद रखेंगे, लेफ्ट हैंड, यहाँ से आपको क्वेश्चन अंदर कर देते हैं। वो बाएं पूछेंगे कि आप क्या करेंगे, बाएं हाथ को या दाएं हाथ को, ऑर्डर को आप ख्याल रखेंगे। अब बाएं हाथ को बाईं ओर तथा दाहिने हाथ को दाहिनी ओर कंधे के समानांतर रखते हैं, इस ऑर्डर का ख्याल रखेंगे। हथेली क्या होती है? जमीन की ओर हम रखते हैं। अब बगल से बाईं ओर से बाएं हाथ को धीरे धीरे नीचे की ओर तथा दाईं हाथ से ऊपर की ओर हम ले जाते हैं। बाएं हाथ को बाएं पैर और एड़ी के पास रखते हैं तथा दाहिने हाथ को आसमान की ओर आसमान की ओर और दृष्टि क्या होती है? ऊपर की तरफ हम हाथ की हथेली की तरफ हम रखते हैं। बहुत अच्छी होती है, आपका स्ट्रेचिंग के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। बॉडी जब जैसे आपका
साइड में जब आपका स्ट्रेचिंग ठीक से नहीं हो पाती तो त्रिकोणासन इत्यादि से आपका स्ट्रेचिंग में बहुत अच्छा हेल्प करता है। अब धीरे धीरे वापस पूर्व अवस्था में आ जाते हैं और इस क्रम को क्या करते हैं, दूसरे तरफ से भी हम इसको रिपीट करते हैं। मुख्य बिंदु में क्या बोलेंगे, जो दोनों पैर का जो आपको जो गैप है, पैरों की दूरी, वो सहज क्रम में हमें बना के रखने हैं। इसके बाद इसके बारे में कुछ जो बातें हैं कि शारीरिक स्थिति के अनुसार, जैसे जैसे शरीर का जो सिचुएशन होती है, शारीरिक स्थिति के अनुसार अंतिम अवस्था तक जाए, क्योंकि अगर किसी में अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो वो कम जाएंगे, जिनका ज़्यादा अच्छे जो बॉडी जिनका फ्लेक्सिबल है वो अच्छे से जाएंगे, और कोशिश करेंगे जिनका फ्लेक्सिबिलिटी कम है अच्छे से करने के लिए। साइटिका और उदर संस्थान के साथ रीढ़ की सर्जरी में ये पूर्णतः वर्जित है, इसको ख्याल रखेंगे। एग्जाम में क्या हो सकते हैं कि ये दे देंगे आपको कि त्रिकोणासन किनको नहीं कराना चाहिए, और अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी ये सब मिलेगा हमको, तो याद रखेंगे। साइटिका और उदर संस्थान के जो रोगी होते हैं, या साथ साथ जिनका स्पाइन में कोई सर्जरी वो होता है, उनको मना कर दे, क्योंकि उसमें क्या होती है, उनको हानि हो सकती है। और इसके अलावा कौन का नहीं करेंगे, माइग्रेन और जिनके नेक संबंधी यानी गर्दन संबंधी कोई रोग होती है, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस जगह पे क्या होती है, आपका जर्क आती है जब इसको करते हो तो। इसके अलावा उच्च और निम्न रक्तचाप वाले व्यक्ति भी नहीं करना चाहिए, उनके लिए भी मनाही होती है। ये किनको नहीं करना चाहिए, इसमें क्वेश्चन आने के बहुत चांस होती है। लाभ में क्या बोलोगे, गर्दन, पीठ, कमर और पैर की मांसपेशियों को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूती देता है। यह बैलेंसिंग आसन की तरह काम करता है, बॉडी बैलेंस के लिए शरीर का संतुलन बना रहता है। डाइजेशन में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि जब आप ऐसा आसन करते हो तो ये आपका पाचन तंत्र के पेट की तरह बहुत से वर्क करती है। इसमें स्ट्रेस और चिंता से क्या होती है, मुक्ति मिलती है। आप उसका पॉस्चर को रिकॉल करो, देखो कि इसमें पेट में कितने ज़्यादा, जैसे आप अगर नॉर्मली जैसे हम लोग क्रंचेस वगैरह करते हैं तो भी क्या होती है, पेट में आपका उसका असर आता है। तो इसको जब हम करेंगे तो पेट पर जो एक्स्ट्रा जो फैट होती है वो घटती है, क्योंकि नॉर्मली हम जो एक्टिविटी करते हैं उससे पेट में ज़्यादा जोर नहीं पड़ती, खाली उसमें फैट ही जमा होती है। त्रिकोणासन से क्या होती है, पेट के जो एक्स्ट्रा जो फैट होती है वो दूर होती है, और मोटापा क्या होती है, मोटापा पे हमारा कंट्रोल होना आसान होता है। इसके अलावा जब ये सारा चीज़ होंगे, जब किसी का मोटापा नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा फैट नहीं रहेगा, तो शरीर क्या होगा, सुडौल दिखेगा, मजबूत होगा, और क्या होगा, लचीला हो जाएगा, मतलब आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा। फिर पांचवा क्या, भी हम क्या करेंगे इसमें, परिवृत्त त्रिकोणासन। ये आसन त्रिकोण आसन के एक आपका हायर लेवल है, उच्च स्तरीय टेक्निक कह सकते हैं इसको। ये सर्कुलर पार्ट में हम घुमाते हैं, इसमें आपको ना जो स्ट्रेचिंग का बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये परिवृत्त अर्थात घुमा यानी कि मुड़ा हुआ होता है। त्रिकोणासन के अंत में शरीर को घुमाकर जब हम ऐसे रोटेट करते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, जब इस सिचुएशन में जब पहुंचते हैं, अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं, तब इसके पॉस्चर के लिए कारण इसको नाम आपका बताया गया है परिवृत्त त्रिकोणासन। परिवृत्त त्रिकोणासन से पूर्व क्या करते हैं, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इस आसन से पहले हम कौन सा आसन करते हैं। याद रखना, परिवृत्त त्रिकोणासन से पूर्व क्या करते हैं, सूर्य नमस्कार, उत्तानासन, पादांगुष्ठानासन, पाद हस्तासन और उत्थित त्रिकोणासन कर लेना चाहिए। उससे क्या होती है, इसे करने में बहुत आसान होती है। एक्चुअली ये किसके आधार पे होती है कि हमें इसके पहले कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। परिवृत्त त्रिकोणासन करने से पहले जब हम करते हैं तो बॉडी के जिस जगह पर स्ट्रेस आती है, आप जब इसको अगर कोई करते हो तो देखोगे बॉडी का जिस जगह पर स्ट्रेस आती है उसका पार्ट को अगर हम पहले ही अगर खोल ले, जिस जगह पर स्ट्रेस आना है, तो क्या होगा, उस आसन को करने में बहुत हेल्प हो जाती है। इसीलिए चक्रासन करने से पहले, या आपको जैसे कहते हैं कि ये जब जिनको शीर्षासन करनी है तो पहले उनको क्या करना चाहिए, सर्वांगासन करना चाहिए, कि वो पार्ट क्या होती है, बाकी पार्ट तो पहले खुलती है। चक्रासन कोई अगर पहले करने जाएंगे तो उनको दिक्कत हो सकती है। तो चक्रासन करने से पहले, चक्रासन के लिए जिस बॉडी पार्ट में आपका स्ट्रेस आना है, वो बॉडी पार्ट अगर पहले से
हम अगर पार्ट पार्ट में करके अगर उसको हम खोल लेते हैं, मतलब उसको तो अगर हम फ्लेक्सिबल कर लेते हैं, जैसे आपका कहाँ पे आएगा, कमर आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, जो आपका जो पसलियाँ होते हैं, रिब्स होते हैं, वो पार्ट पूरा आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो अगर किसी को हमें चक्रासन करानी है तो हम ये देखना होता है कि ऐसे कौन कौन से आसन कराएं जिससे इनके ये बॉडी पार्ट पहले उनको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिले। बस इसी को हम देखते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि उसको पहले कौन सा आसन करानी होती है। परिवृत्त त्रिकोणासन से पहले अगर किसी को सूर्य नमस्कार करा देंगे तो सूर्य नमस्कार में बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी उनके बॉडी का पार्ट्स क्या होती है, आपका लचीला बन जाती है। उसी तरह से जब उत्तानासन करेंगे या पाद हस्तासन करेंगे तो ये जिस पार्ट पे जब परिवृत्त आप जब त्रिकोणासन करते हो तो उनके उस बॉडी पार्ट क्या होगा, खुल जाएगा उसको, क्योंकि आप पहले वार्म अप करा चुके होंगे, उसके बाद आप इन पर आप काम कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, उनको करने में आसानी हो जाएगी। उसी तरह से ये किसी आसन के करने के बाद भी जो हम करते हैं तो उसको करने के बाद के आसन कौन से हम करेंगे, इसके लिए हम देखते हैं कि काउंटर क्या है। जैसे आपने किसी को करा दिया, आपने किया भुजंगासन, तो भुजंगासन का काउंटर कौन सा आसन होना चाहिए, ताकि जिस तरह से बेंड हुई है स्पाइनल कॉर्ड और सारा चीज़ें, उसका ऑपोजिट भी बेंड हो जाए, ताकि बॉडी में क्या हो जाएगा आपका एक, इससे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं कि किसी का बैक ही आपने करा दिया और फ्रंट नहीं कराया, उसको अगर उसको कोई बीमारी नहीं है तो आपका मतलब सामने झुकने से संबंधित, तो अगर उसको कुछ बीमारी है कि कई ऐसे बीमारियां होती है जिसमें हम सामने झुकने वाला आसन नहीं करते, तो उनको तो नहीं करानी है उस अकॉर्डिंग। लेकिन जो स्वस्थ है उनको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमने बैक में बेंड कराने वाला कुछ हमने आसन कराया तो हम इसको फॉरवर्ड बेंडिंग में कराते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम आसन का डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर किस आसन से पहले कौन सा आसन करना चाहिए और बाद में कौन सा आसन करना चाहिए। ये आपको मैंने इतनी बातें हमने इसलिए बताया कि इन आसनों को याद करने और समझने में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। आपको कैसे याद करोगे, आप सोचो परिवृत्त त्रिकोणासन का पोस्चर क्या होगा, ये बॉडी ऐसे मूव करेगा, तो बॉडी अगर ऐसे मूव करना होगा इस तरह से, तो इसके पहले हम उनको क्या क्या करा दें ताकि उनके बॉडी के बाकी जो पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व है वो पार्ट पहले से क्या हो, फ्लेक्सिबल हो जाए। तो आपने क्या देखा, उसमें सूर्य नमस्कार हेल्प करेगा। अगर किसी का पाद हस्तासन कराओगे तो ऑलरेडी क्या होगा, उनके हाथ जो है पैरों को जब टच करेगा तो ये पूरा स्पाइन का पार्ट क्या हो जाएगा, आपका वर्क कर जाएगा। उसी तरह से जब उत्थित जब त्रिकोणासन कराओगे तो भी क्या होगा, उनको हेल्प हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग हम इसको डिसाइड करते हैं। इसके बाद विधियाँ आती हैं। विधियाँ में क्या बोलोगे, सावधान के मुद्रा में दोनों पैर को मिलाकर हम क्या करते हैं, खड़े होते हैं। उसके बाद दोनों पैरों के बीच में क्या करते हैं, 2 से 3 फुट की हम क्या करते हैं, गैप बनाते हैं, दूरी बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन होती है कि दोनों हाथों को आप उनके बगल से जो कंधे है, कंधे का सीध में एकदम ऊपर उठाते हैं। इसको स्टेप से आप रखेंगे। दाएं पैर को दाई ओर मोड़कर रखते हैं और अब कंधे को दाई ओर घुमा करके सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ की हथेली को दाएं पैर की एड़ी के पास रखते हैं। आप सोचे जब ऐसे करेंगे तो जो स्ट्रेस आपका जिसमें जो स्ट्रेचिंग होगी वो बॉडी के लिए कितना आपका यूजफुल हो गया। आप इस डायग्राम को देखेंगे, ये डायग्राम आपको बहुत हेल्प करता है समझने में, जो हमने देखा था अभी। ये देखो किस तरह से बेंट हो रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं पूरा। तो आपने देख रहे हो कि ये इस पर्सन जो इंसान जो कर रहे हैं उनका कौन सा हैंड कौन से लेग की तरफ जा रहा है, और जब जाएंगे तो उनके पूरा का बॉडी कितना स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेचिंग कितना अच्छे हो जाएंगे। और जानते हो कि स्ट्रेचिंग जितने अच्छे होते हैं पेशेंट या आपका क्लाइंट उतनी ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, स्ट्रेचिंग जितने ज़्यादा अच्छे होंगे। ये आपको इसलिए इनको अच्छे से परिवृत्त त्रिकोणासन के लिए सबको जिनको स्ट्रेचिंग से संबंधित काम करानी है बहुत हेल्पफुल होता है। इसके बाद जो है दायां हाथ ऊपर की तरफ 90 अंश के कोण पर रखें
आप जब पहले पहले कराते हो तो पहले 90 डिग्री बनता नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सिबल सब बॉडी बहुत अच्छा नहीं हो पाता। जब जिनके बॉडी बहुत अच्छे फ्लेक्सिबल होंगे उनका 90 डिग्री बन जाती है। अगर नहीं भी बनते तो धीरे धीरे उनको करवाएंगे, धीरे धीरे हो जाता है। दायां हाथ ऊपर की तरफ 90 डिग्री के अंश के कोण पे रखते हैं तथा दृष्टि कहाँ रखते हैं, ऊपर दाएं हाथ के अंगूठे पर रखते हैं। उससे क्या होती है, जब आप दृष्टि ऊपर की तरफ करोगे तो आपके अपर पार्ट का बॉडी भी आपका स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेचिंग के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। उसके बाद यथाशक्ति रख कर वापस सामान्य अवस्था में हम लौट आते हैं और इसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। अगर आप सही से कराते हो या करते हो, इसमें बहुत सारा आपका एजिंग फैक्टर पे भी काम करता है। और इसका अलावा स्ट्रेचिंग में तो बहुत पूरा बॉडी में बहुत अच्छे काम करते हैं। और कई तरह की बीमारियां जो होती है, जो बॉडी स्ट्रेच ना होने की वजह से पैदा होती है शरीर में, उसके रिमूवल में बहुत अच्छा काम होता है। जैसे मान लो कि साइटिका हो गया, या इसको आप देखते हो कि जब इसको करोगे तो क्या होगा, रिब्स वगैरह सब कुछ आपको खींचेगा। तो पेट और जो आपका जो वक्षस्थल होती है उसका अच्छी तरह से पूरा मसाज तो होती ही है, और उनके बीच में क्या होती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है, लचीलापन बहुत अच्छा बनती है। लेकिन ख्याल रखेंगे कि इनको नहीं करानी है। मुख्य बिंदु में क्या है, उच्च और निम्न रक्तचाप, और जो माइग्रेन के जो रोगी है उनको नहीं करानी है। माइग्रेन के रोगी न करें। और सिर दर्द, चक्कर या पीठ, या आप देख रहे सारे चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, तो पीठ और पेट के रोग में इसको नहीं करना चाहिए। फ़ायदा क्या होती है, साइटिका, कब्ज और दमा के रोग में क्या होती है, बहुत लाभदायक होती है। साइटिका, कब्ज और जो दमा के रोगी होती है उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। पेट और वक्षस्थल की अच्छे अभी समझाया आप लोगों को कि ये पूरा इतनी ज़्यादा आपका इसमें स्ट्रेचिंग होती है तो एक मसाज बहुत अच्छी बनी जाती है पूरा। इसके अलावा जब आप इसे बार बार करोगे तो वहाँ का फैट जब आपका निकल जाएगी तो क्या बचेगा, मसल्स बचेंगे खाली। तो जब मसल्स बचेंगे तो क्या हो जाएगा, मसल उसका मांसपेशियाँ क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगी। तो कूल्हों और रीढ़ की हड्डियों में क्या खिंचाव यानी स्ट्रेचिंग आता है। गर्दन, पीठ, कमर और पैर की जो मांसपेशियाँ होती है बहुत मजबूत हो जाती है। जब आप बॉडी का आपका फैट बैलेंस हो गया और स्ट्रेचिंग अच्छी हो गई तो क्या होगी, इस जगह से ब्रेन को जो मैसेज जाना होती है बहुत अच्छे उसका फंक्शन हो जाती है। और जब सारा हमारा ब्रेन के साथ कम्युनिकेशन जब बहुत अच्छी हो जाती है बॉडी पार्ट्स के, तो बॉडी क्या होती है, संतुलन होता है। क्योंकि असंतुलन तभी होते है जब बॉडी के ब्रेन को साथ उसका कम्युनिकेशन में कुछ गैप आती है, तभी आपका संतुलन बिगड़ती है। पाचन तंत्र बहुत स्वस्थ हो जाती है, क्योंकि पूरा पेट में क्या होती है आपका एक पूरा, आप देख रहे हो कि इसमें पूरा ट्विस्टिंग बनती है, तो क्या होती है पाचन तंत्र के लिए बहुत हेल्प होती है। जब आप पेट में ट्विस्टिंग होंगे, जब आप इसको लेफ्ट साइड से भी करोगे, राइट से भी करोगे, तो पेट के अंदर जो फैट है उस फैट में क्या होगा, वर्कआउट हो जाएगा। जैसे आप क्रंचेस वगैरह करते हो या लेग रेस करते हो या दूसरे जो एक्सरसाइज करते हो उसी तरह से, तो एक्स्ट्रा फैट जब निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका पेट का सबसे बड़ी समस्या होती है कि पेट का जैसे हाथ पैर तो हम इसको मूव कराते रहते हैं तो उस पर ज़्यादा फैट जमती नहीं है, लेकिन पेट को मूव नहीं कराते हैं तो क्या होता है, फैट जम जाती है। और पेट पे फैट जमने से जानते हो फैटी लिवर होती है, और ये बहुत सारी चीज़ होती है और बहुत मतलब बड़ी बड़ी बीमारियों का वजह बनती है। और पर्सनालिटी तो ख़राब होती ही है। किसी का पेट अगर निकला रहेगा तो क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। बाकी उसके संबंधित जितने भी सब चीज़ें होती है वो बिगड़ जाती है। क्योंकि अगर हमारा खुद का अगर हेल्थ सही नहीं है तो हमें किसी को हम अगर ठीक करने जाएंगे तो उस पर भी असर पड़ता है, और हमारा खुद का भी हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। तो पेट का जो है अतिरिक्त चर्बी क्या होती है, आपका नष्ट हो जाती है। मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, मेरा कोशिश ये है कि अगर आप भूल भी जाते हो तो खाली पॉस्चर खाली याद करके आप इसको बेनिफिट क्या है आप कह सकते हो, और किनको नहीं करना चाहिए उसको भी कह सकते हो। क्योंकि जिनके अगर पेट में कोई ऑपरेशन हुआ होगा या पेट में कोई इस तरह की कोई बीमारी हुआ होगा जहाँ पे अगर उनको किसी तरह से अगर दबाव पड़ने से अगर उनको उस पर कुछ हानि होती है तो उनको नहीं करना है। जितने चीज़ इसमें बताया गया है कि प्रिकॉशन में नहीं करना है, उसके अलावा भी कई चीज़ें हो सकती है। जैसे आप खुद सोचोगे, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी तो उनको तो नहीं कराओगे, क्योंकि नहीं रिकमेंड करोगे, क्योंकि उस समय पेट में उनका मरोड़ पड़ेगा।
उस समय नहीं करनी है। जब गर्ल्स के, जब आपका लेडीज़ के जब पीरियड्स का टाइम होती है तब भी उसको करने नहीं करने बेहतर है, क्योंकि उस जगह पे आपका क्या होती है, योनि स्थान की तरफ उसमें क्या होती है, आपका मतलब दबाव हो जाती है, तो उस समय नहीं करनी है। ऐसे जिस समय जिस ऑर्गन में वर्कआउट हो रही है उस ऑर्गन के से संबंधित बाकी पार्ट्स कहाँ पे किस तरह से उसका इफेक्ट आ रही है, इसको देख के ही आप डिसाइड कर सकते हो कि उनका प्रिकॉशन क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे इस तरह से बताने का मकसद ये है कि आप पूरा हमेशा पूरा चीज़ों को याद नहीं करके खाली पॉस्चर को याद करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। जब ऑप्शन मिलेंगे तो क्या इस आसन के साथ इस ऐसा पॉस्चर है तो क्या क्या हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकता है और क्या कंडीशन हो सकता है कि इनको नहीं कराना चाहिए, इसमें आप काफ़ी हद तक पहुंच सकते हो। इसलिए मैं आपको इस तरह से पूरा पॉस्चर के साथ और एक एक चीज़ों को तोड़ के बता रहा हूँ, तो एकदम पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, ताकि बिना अगर आप पूरा क्योंकि सब कुछ एकदम हूबहू याद करना मुश्किल होता है, याद अगर नहीं भी आता है आपको, उस ऑप्शन के साथ और इस आसन के पॉस्चर को रिकॉल करके आप आंसर तक पहुंच सकते हो। हम सब पहुंचते हैं, ऐसे ही पहुंचते हैं। और आप सोचो कि जिसमें बॉडी में जो आपका फैट नहीं रहेगा, बीएमआई अगर सही हो जाएगा, मोटापा नहीं रहेगा, तो बनेगा क्या, शरीर अपने आप सुडौल बन जाएगा, कर्वी बॉडी भी बन सकती है, मजबूत होती है, लचीला होता है। तो ये सारे, अगर किसी का बॉडी अगर सुडौल होगा, मजबूत होगा, लचीला होगा, तो क्या होगा, उसका पर्सनालिटी अपने आप ही अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो इतने सारे इसका आपका फायदा है परिवृत्त त्रिकोणासन के। फिर आता है आपका पार्श्व त्रिकोणासन या पार्श्व कोणासन। पार्श्व कोणासन क्या होती है, दो शब्द से बनती है। एक पार्श्व कोणासन जो है, ये आपका पार्श्व मतलब क्या होती है, साइड यानी बगल में, और कोण मतलब क्या होती है, कोण मतलब शरीर की दो स्थितियों का जोड़। जैसे मान लो ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो ये बीच में क्या एंगल बन गया, इसको कोण कहते हैं। इसका नामकरण जो होती है वो हर आसन के साथ ऐसी होती है कि इसके जो पॉस्चर होती है, यानी अंतिम अवस्था में शरीर क्या करती है, उस पॉस्चर में जाती है जिसमें पार्श्व कोण बनता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसमें पार्श्व कोणासन इसका नाम में इसको बताया गया है। विधि में क्या करेंगे पार्श्व कोणासन के लिए, इसके टेक्निक्स जो होती है आप देख रहे हो डायग्राम में पॉस्चर को, और पॉस्चर देख के ही आप कोशिश करना कि बेनिफिट कहाँ हो सकती है और प्रोसेस क्या होगा करने का और किन को नहीं करना चाहिए। ये सारे चीज़ आप इसमें आइडिया लगा सकते हो। एग्ज़ाम के समय आप खाली पॉस्चर याद करोगे और इस तरह कोशिश करने की, जब हम एग्ज़ाम में तो करोगे ही, हम जब अभी एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करेंगे तब भी आप ऐसे करने की कोशिश करना। समपादासन की स्थिति में हम खड़े हो जाते हैं, दोनों पैरों के बीच लगभग कितने लगते हैं, 1 मीटर की गैप रखते हैं। अब ये डायग्राम देख के तो आप नहीं समझ पाओगे कि 1 मीटर के है कि नहीं है, इसलिए हमें रिटर्न में हमने आपके सामने प्रोवाइड किया। इसको कॉपी अपने कॉपी में नोट कर लेना, लगभग 1 मीटर की दूरी में रखना चाहिए होता है। अब दोनों हाथों को हम क्या करते हैं, साइड से यानी कि बगल से उठाते हुए कंधे के सीध में लेके जाते हैं। देखो कंधे के सीध में है ना, गलती कहाँ पे होती है, गलती इसी जगह होती है। जब आप किसी को कराओगे या आपने खुद अगर करोगे, उसका अगर मिरर में देखते हो या रिकॉर्डिंग करके देखते हो, तो ये जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट अगर नहीं होता है तो यहाँ गलती होती है, और इसमें गलती अक्सर हो ही जाती है। अगर बॉडी कमज़ोर होगा तो स्ट्रेट नहीं होगा, बॉडी अगर क्योंकि बैलेंस नहीं कर पाते हैं, अगर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी तो आपका स्ट्रेट नहीं हो पाती है, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है तब स्ट्रेट नहीं हो पाती है। ये सारी चीज़ें होती है। इसको देख के ही आप किसी पेशेंट को कह सकते हो कि उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं, या उनके अंदर उनको किस एंगल से उनके साथ हमें वर्क करना चाहिए। तो ये अगर सही होंगे तो क्या होगा, एकदम स्ट्रेट होगा, जो आप डायग्राम में देख रहे हो। इसी को बताया गया कि दोनों हाथों को बगल से उठाते हुए कंधे की सीध में हम ले जाते हैं। दाएं पैर को दाई ओर घुटनों से कितने 90 डिग्री तक मोड़े। आप देखो 90 डिग्री मुड़ी है ना, पूरा 90 डिग्री बनी है जो जब हम सही करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है या कंसंट्रेशन नहीं होती है या हमारे मसल्स में अगर उतना अगर लचीलापन नहीं है तो ये एंगल नहीं बन पाती है। उसमें हमें चेक कर, अगर कोई कर रहा है और आप एक इंस्ट्रक्टर हो तो आपको देखना क्या होता है, यही सब चीज़ें देखनी होती है कि ये लाइन पूरा उनका स्ट्रेट, अलाइनमेंट पूरा स्ट्रेट है कि नहीं है। ये जो हमने देखा कि हाथों को बगल से उठाते हुए कंधे के सीध में उनका अलाइनमेंट सही है कि नहीं है, और ये 90 डिग्री एंगल पे नहीं है कि नहीं है।
तो दोनों पैर को दाईं ओर घुटने से 90 डिग्री तक मोड़ते हैं और बाएं पैर को बाहर की ओर फैलाते हुए इसको कितने डिग्री मोड़ते हैं 60 डिग्री तक मोड़ते हैं। यही सब आपका एग्जाम कंटेंट होते हैं। ये 90 डिग्री 60 डिग्री यही क्या होती है आपका एग्जाम कंटेंट होते हैं, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल आपका वैल्यूज यानी एक नंबर्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। क्या करेंगे उसको 60 डिग्री आपके यहाँ पे है तो इसका ऑप्शन बना देंगे 60 डिग्री या 50 डिग्री या 65 डिग्री, इस तरह से आपको ऑप्शन बना देंगे। तो इसका आप याद रखेंगे कि लगभग क्या होती है, हम इसको 60 डिग्री तक हम इसको घुमाते हैं। मतलब आपका इसको हम दाएं पैर को दाईं और घुटने से पहले 90 डिग्री पे रखते हैं, इसको मोड़ते हैं, बेंड करते हैं और बाएं पैर को बाहर की ओर हम स्ट्रेट करते हैं, फैलाते हुए 60 डिग्री तक इसको हम राइट के साइड में दाईं ओर इसको घुमाते हैं। याद रखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए कमर से दाईं ओर झुकते हैं तथा दाईं हाथ को हम नीचे दाएं पैर के पंजे के पास जमीन पर क्या करते हैं, लगाते हैं। इसको याद रखेंगे। इसके बाद अब बायां पैर और बायां हाथ एक सीध में हो और 60 डिग्री पर झुकते हुए हाथ पूरी तरह से सिर पर हम सटा लेते हैं। हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो यही आपको पूछे जाएंगे कि इसमें हम कितने डिग्री झुकते हैं, तो आप कितने डिग्री पर झुकते हुए काम करते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे एंगल के संख्या पूछे जाते हैं। सांस लेते हुए दाई हथेली और धड़ वाले भाग को ऊपर उठाते हैं और दायां पैर सीधा रखते हैं और दाएं कंधे को सामान्य अवस्था में हम वापस लेके आते हैं। इस पूरा प्रोसेस को हम दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, 3 से 5 चक्र तक करते हैं। ये आपने अच्छे से समझ गए पूरा कि हमें इसके जो पार्श्व कोणासन के बारे में डिटेल में विस्तार से, क्योंकि आसन का डिटेल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किनको नहीं करना चाहिए, स्लिप डिस्क या पुराने कमर दर्द में नहीं करना चाहिए और घुटने के रोगी, क्योंकि देखो घुटने के क्योंकि आप डायग्राम से ही देख सकते हो कि घुटने पे कितने ज़्यादा उनका असर आएगा, स्ट्रेचिंग कितना आएंगे। अगर घुटने में किसी का नी रिप्लेसमेंट हुआ हो या कोई दर्द है या कोई ऑपरेशन है, उनको कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। ऐसे ही कई जगह पे अगर बाकी पार्ट आप किसी को भी जब कराओगे या खुद करोगे तो देखोगे जो पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है बॉडी के, उस पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनको वो चीज़ को नहीं कराते हैं, प्रिकॉशन नहीं होती है। तो स्लिप डिस्क और पुराने कमर दर्द में हम नहीं करते हैं या नहीं कराते हैं। घुटने के रोगी और ऑस्टियोपोरोसिस वाले रोगी नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या उनके साथ अगर मान लो कि अगर हड्डियों में पोर्स होंगे तो उनके हड्डियाँ में आपको दिक्कत आ सकती है, कभी कभी टूट भी सकती है, इसलिए उनको नहीं कराते हैं। और भी जो प्रिकॉशन होती है, प्रिकॉशन को हम ऐसे देखते हैं कि उस पॉस्चर को करने में बॉडी के जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या वो उस पार्ट पे कोई अगर प्रॉब्लम है तो हम नहीं कराते हैं, उसको देखते हैं। और बहुत कमज़ोर अगर कोई व्यक्ति होता है तो उनको भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको पहले हम चेक करते हैं। हम जब भी इस तरह के आसन कराने होते हैं तो सबसे पहले उनका आरबीसी देखते हैं कितना आरबीसी है। बहुत अगर कम है तो उनको फिर उसको पहले हम ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं जिसको उनका आरबीसी अच्छी हो जाए, और उसके बाद भी कई चीज़ें देखते हैं, उनका एक रिपोर्ट लेते हैं। आपका नॉर्मल जो आपका पूरा बॉडी का जो आपका जो हम इसको टेस्ट कराते हैं कि सारा चीज़ें सही है कि नहीं, उसके बाद कराते हैं। क्योंकि मान लो किसी का अगर मतलब हड्डी का बीमारी है, हमें नहीं पता, किसी का ऑस्टियोपोरोसिस है, उनको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, हमने करा दिया और उनको अगर कुछ दिक्कत आई तो दिक्कत हो जाएगी इसमें। इसलिए एक नॉर्मल जो है बॉडी पूरा हम जैसे एडवांस आसन कराने से पहले हम उनसे बोलते हैं कि आप एक नॉर्मल जो है पूरा फुल बॉडी चेकअप मतलब उनको कराना अच्छा होता है। साइटिका, गठिया और कब्ज में क्या होती है, लाभप्रद होती है। टखने और घुटने को क्या होती है, मजबूती देता है। आप देख रहे हैं उसमें उसी जगह पे वर्कआउट हो रही है। हार्ट की जो मसल्स होती है, जो मांसपेशियाँ होती है, उसको स्वस्थ रखता है। और क्योंकि हार्ट क्या होती है, आपका एक मसल से ही बनी होती है। जांघों और कमर के जो एक्स्ट्रा फैट है उसको क्या करता है, वो रिड्यूस करता है, कम करता है। इसके बाद इसके काफ़ी ज़्यादा आपका हेल्प होती है। ये सारे चीज़ें आज के
जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये सब में बहुत हेल्प करता है। फिर आपका आता है वीरासन। वीरासन के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़े हैं। इसका अर्थ होता है वीरों का आसन, यानी कि बहादुर, साहसी इत्यादि लोगों के द्वारा किया जाना आसन, यानी कि इस आसन से करने के बाद इस तरह के हमारे अंदर प्रवृत्ति बढ़ती है, हमारे अंदर एक निर्भीकता आती है, वीरों की तरह हमारे सोच विचार बनती है। यह आसन योद्धा की जो वीरता होती है उसी को शो करता है, इसीलिए इसको वीरासन कहते हैं। टेक्निक क्या है आप ऑलरेडी जानते हो, तब भी आप इसको नोट करना, क्योंकि इस विधि से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलती है। वज्रासन की स्थिति में घुटने मोड़ कर बैठ जाते हैं सबसे पहले, जैसे आप देख रहे हो। वीरासन के बहुत से वेरिएशन होते हैं, हम यहाँ पे एक की बात कर रहे हैं। वीरासन के बहुत कई वेरिएशन होते हैं, इसको आप अलग अलग ग्रंथों में पढ़े भी होंगे, तो एक हम इसमें बात कर रहे हैं। इसमें बाद दायां पैर को आगे बाहर निकल कर उसको निकाल के बाएं घुटने के पास हम उसको पंजे में रखते हैं। दाहिने हाथ की केहूनी दाएं पैर के घुटने और उसके हथेली वो ठुड्डी पर रखते हैं, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं आपने। बायां हाथ बाएं पैर के घुटने पर रखकर कुछ समय बैठते हैं और इस क्रम को दोहराते हैं। ये हमने एक वेरिएशन बताया, ऐसे कई वेरिएशन होते हैं, खड़े होकर भी होते हैं, बहुत से वेरिएशन होते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या है, इसमें टखने पर ज़्यादा जोर नहीं देते और घुटने के रोगी को बहुत सावधानी पूर्वक करने होते हैं या नहीं करने होते हैं, उनके डिपेंड करता है, उनके जो एक्सपर्ट है जिनके अंदर अपने से नहीं, अगर घुटने का कोई अगर रोगी है, घुटने से संबंधित कोई अगर बीमारी है, तो एक्सपर्ट की राय लेकर तभी करना चाहिए। वीरासन का लाभ बहुत है, इससे कंधा और घुटना मजबूत होता है, स्त्रियों के जो मासिक धर्म संबंधी रोग को दूर करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, सहन शक्ति में बहुत ज़्यादा दृढ़ता लाती है, तभी इसको वीरासन कहते हैं, क्योंकि सहन शक्ति बहुत ज़रूरत होती है, जो मतलब वीरता को हमें हमारे अंदर लाने के लिए। तो सहन शक्ति और दृढ़ता काफ़ी वृद्धि होती है और ये पूरे शरीर को, संपूर्ण शरीर को क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, शक्ति प्रदान करता है। तो इस तरह आप इसको याद रखेंगे। ये हमने अभी तक हमने किया, हमने 7 आसन हमने कल और आज मिला के हमने 7 आसन हमने बात किया। पश्चिमोत्तानासन बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिमोत्तानासन का जानते ही है कि आपका आध्यात्म के साथ भी जुड़ी हुई है। पश्चिमोत्तानासन शब्द संस्कृत के 3 शब्द से मिलकर बनी हुई है। क्या किससे, पश्च मतलब क्या हुआ, पीछे की ओर, और उत्तान मतलब क्या होता है, जो खींचना या तानना, इस आसन के। और आसन का अर्थ क्या होती है, शरीर की स्थिति होती है। तो कुल मिला के इसका क्या हुआ, ये 3 शब्द से क्या क्या होती है, पीछे की ओर जो खिंचाव आती है, ऐसे आसन जो होती है पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। इसके और भी बहुत से कारण और भी बहुत से व्याख्या है कि इसका नाम पश्चिमोत्तानासन क्यों हुआ, इसका पश्चिम ही क्यों हुआ, ऐसे कई तरह के आपका व्याख्या होती है। इनमें से हमने एक व्याख्या को आपको बताया और इसके बहुत से व्याख्या है कि इसका नाम पश्चिमोत्तानासन क्यों हुआ। नामकरण के पीछे एक लॉजिक हमें सिंपल जो हमें मीनिंग दिखती है कि इस आसन का अभ्यास से शरीर के पिछले हिस्से में खिंचाव उत्पन्न होती है, इसलिए इसका नाम पश्चिमोत्तानासन पड़ा। लेकिन शास्त्र में इसके और भी कई तरह के व्याख्या दिए गए हैं कि इसका नाम पश्चिमोत्तानासन क्यों पड़ा। इसके साथ इसके व्याख्या में आध्यात्मिक व्याख्या भी है। इस आसन की कोई व्याख्या आपके एग्जाम में नहीं आना है, तो हम इसको ज़्यादा हमें इसमें डिस्कस नहीं करें, लेकिन मैं आपको खाली नॉलेज के लिए खाली बता दे रहा हूँ। इसका आध्यात्मिक व्याख्या भी है, उसको हम ऐसे पश्चिम नाम क्यों दिया गया। इस आसन से पूर्व हम क्या क्या करते हैं, अर्धबद्ध, आप देखोगे जो हम आसन जो नाम दिया गया है क्यों दिया गया है, अर्धबद्ध पद्मोत्तानासन। इसका करने से क्या होती है, अर्धबद्ध पद्मोत्तानासन करने से ये फ्लेक्सिबिलिटी को पार्शियली बना देता है, जो इस आसन के लिए पश्चिमोत्तानासन करने के लिए हमें आवश्यक होती है। उत्कटासन, वीरभद्रासन, दंडासन, ये सारा आसन क्या करेगा, आपको पूरा उस पार्ट को फ्लेक्सिबल करवाएगा, जिस पार्ट को जो पार्ट इस आसन में इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है, बॉडी का जो पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको अवश्य करना चाहिए। और आसन के पश्चात इसके बाद करने के बाद काउंटर करने के लिए पूर्वोत्तानासन करने से क्या होती है, काउंटर होती है, जो हम आपको बात कर रहे थे, बता रहे थे कि जैसे आपने जो भी आप ऐसे इस तरह के जो स्ट्रेचिंग आसन करते हो,
उसमें बात क्या होती है, उसके पहले और बाद में उसका काउंटर हम ज़रूर कर लेते हैं ताकि बॉडी पे एक अच्छा असर आए। विधि में क्या होती है, सबसे पहले एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर पूर्वोत्तासन भी है क्या इसमें? क्योंकि मैंने पश्चिमोत्तासन ही पढ़ा है, पूर्वोत्तासन तो पढ़ा नहीं ना मैंने, देखा भी है। हाँ पूर्वोत्तानासन भी होती है, लेकिन इसमें उनके पश्चिमोत्तानासन में बहुत बड़ा आध्यात्मिक आसन होते हैं, उसके विधि होती है, और पूर्वोत्तानासन भी होती है, लेकिन आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है इसलिए हम उस पर ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर आप करोगे अलग से तो आपको आपको उसको करने पड़ेंगे, जानने होंगे पूरे कैसे करते हैं, उसकी विधि होती है। फिर इसमें इसमें इससे टेक्निक क्या होती है, सबसे पहले दंडासन की स्थिति में हम जमीन पर बैठते हैं। दंडासन जानते हो किसे कहते हैं? पहले आप जिसको कराओगे देखोगे कि दंडासन आराम से कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं कर पाएंगे तो पहले दंडासन ही कराने होते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको हाथ को पीछे की तरफ हमको लेके जाने होते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है दंडासन में बैठने के लिए भी। तो सबसे पहले उन पर ऐसा कवर करना चाहिए ताकि उनको दंडासन अच्छे से लग जाए। फिर दोनों हाथों को सामने जंघों पर रखते हैं और पीठ की मांसपेशियों को क्या करते हैं, ढीला छोड़ देते हैं। आप देख रहे हो कि बॉडी में कहाँ कहाँ पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ रही है इस आसन को करने के लिए। अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं है तो पहले उस पार्ट के आसन करना चाहिए ताकि बॉडी में वो पार्ट पूरा फ्लेक्सिबल हो जाए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को आगे से ऊपर की ओर सीधा उठाएं और हथेलियाँ आगे की ओर रखें। आपने किए भी होंगे, जानते भी हो, लेकिन मेथड में आप ऐसे जानते हो, इसको आप अच्छे से कर लो ताकि एक सिस्टम से आपको, मतलब क्रम से आपको पता चल जाए। इसके बाद सांस छोड़ते हुए, अब एग्जाम में क्या होंगे, इसी जगह दे देंगे, आप ही पूछेंगे कि यहाँ पे सांस छोड़ते हुए जाएंगे क्योंकि सांस लेते हुए जाएंगे, इस तरह पूछ सकते हैं। अब सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकना हम प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पे इस जगह पे अगर किसी को कोई नहीं झुक पाता है, ज़्यादा नहीं झुक पाता है, तो पहले क्या करना चाहिए हमको, कमर की जो फ्लेक्सिबिलिटी से संबंधित जितने आसन है पहले उनको वो कराना चाहिए। वो जैसे अगर आपने किसी को आपने कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपने कौन सा आसन, सबसे अच्छा कौन सा आसन है, जो आपको भुजंगासन है, उसको आपने कराया, फिर भुजंगासन का काउंटर भी कराओगे ताकि बॉडी उनका कमर जो पूरा आगे पीछे अच्छे से पूरा फ्लेक्सिबल हो जाए। उसके बाद आप इनको कराओगे। तो अब सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकना हम प्रारंभ करते हैं। साथ ही हाथों को कानों से सटाकर क्या करते हैं, धीरे धीरे नीचे लाते हैं। पेट को जंघे से, सीने को घुटने से और सिर को घुटने से आगे दोनों पैर के बीच में क्या करते हैं हम स्थित है, इसको हम टच कराते हैं, उसको पोस्चर को लगाते हैं। उसके बाद बाहों को झुकाएं और कोहनी से जमीन को छूने का प्रयास करें। सांस को पूरी तरह से बाहर निकालकर यथाशक्ति स्थिर रहते हैं। पश्चात विपरीत क्रम में वापस आए, जैसे आपने गए उसके विपरीत क्रम से क्या करते हैं, वापस आते हैं। इस क्रिया को क्या करते हैं, 3 से 5 बार हम रिपीट करते हैं। बहुत अच्छे आसन है। मेन बात में क्या है आपका कि पश्चिमोत्तानासन के लिए इसको आप जब याद रखोगे, एक तो ये खाली पेट करना चाहिए, क्योंकि पेट में अगर भरा रहेगा, आप देखिएगा कि पेट में पूरी इतना दबाव पड़ती है, तो भरे पेट में करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं करना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, आपका खाली पेट करना चाहिए, याद रखेंगे प्रिकॉशन में। उसके बाद आसनों के क्रम में धीरे धीरे क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, जैसे एक के बाद एक, स्लोली। इसमें कभी झटका मत देना, उससे क्या होती है, आपका बहुत ज़्यादा असर पड़ती है, मतलब बुरा असर पड़ती है झटका देने से। तो झटका के साथ कभी ना करें। और एपेंडिसाइटिस के अगर रोगी है कोई होए तो उनको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप जानते हो पेट में इतना असर पड़ रहा है, तो मैंने जब आपको जब MCQs हम करा रहे थे उसमें भी ये सब क्वेश्चन आया भी था कि किसको नहीं करना चाहिए। तो जिनके पेट में अल्सर है या कमर में कोई तरह का पेन है, क्योंकि कमर का बहुत बड़ा रोल है इसमें, तो क्या होगा, उसको नहीं करना चाहिए। इस क्लास के इसको डिस्कशन के बाद आपको ये तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि जब भी ऐसा क्वेश्चंस आते हैं कि किनको नहीं करना चाहिए, किनको ये आपका किनके लिए वर्जित है, तो जब आप उस पोस्चर को याद करोगे तो आप ये देखोगे कि उसमें मतलब मेनली कौन से बॉडी पार्ट इन्वॉल्व हो रही है। आप देख ही रहे हो कि पेट का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है,
तो अगर पेट में किसी तरह का जैसे कोई अगर परेशानी है, कोई दर्द है, कोई ऑपरेशन है, अल्सर है, तो उनको तो नहीं कराओगे आप। उसी तरह से अगर कमर में कोई दिक्कत है तो आप नहीं कराओगे, क्योंकि कमर का बहुत ज़्यादा रोल है। और कमर में दर्द है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो ज़बर से नहीं कराओगे। पहले आप कमर पे काम करोगे, उसके बाद आएगा, लेकिन आएगा करते करते। और अगर उनको इस तरह का कोई, जैसे मान लो किसी का अगर ऑपरेशन से अगर बेबी हुई है, तो ऑपरेशन के बाद उसको आप इसको नहीं कराएंगे जब तक कि डॉक्टर उसके लिए रिकमेंड नहीं कर देते हैं, या एक्सपर्ट उनको नहीं करने को नहीं करते हैं, तब तक नहीं करोगे। ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें लिखी नहीं होती है, लेकिन इसको जब आप कराओगे या करोगे तो आपको खुद ये सब चीज़ें आपको क्लियर होगा सोचते हुए। आसन के पॉस्चर को किस जगह पे असर आ रही है, किस जगह पे स्ट्रेस आ रही है, किस जगह पे आपका खिंचाव आ रही है, इन सब चीज़ों को आप देखते होगे। जिनके पेट में अल्सर और कमर दर्द हो वे कदापि ना करें। ये सारे कॉमन सेंस को बार बार मैं समझा रहा हूँ, इसका हर चीज़ लिखी नहीं होती है। अगर मान लो लिखा नहीं भी है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो उस समय पॉस्चर को याद करो, करने के बाद इसको उस समय आप बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से आप सोचो, तो आपको पता चल जाएगा कि सही आंसर क्या है। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ को आप किताब में लिखी ही हो। उस जगह पे आपको अपना पूरा आपका, या मान लो कोई पेशेंट आ गया है तो उसके सामने आप क्या बोलोगे, अच्छा अच्छा मैं किताब खोल के देखता हूँ, ऐसा बोलोगे? ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। उस समय आपको ऐसा भी तो पेशेंट आ सकता है जिसके बारे में, जिसका कंडीशन के बारे में आपने कभी पढ़ा नहीं हो, या आपने बुक में नहीं पढ़ा है, तो आप क्या करोगे उस समय? उस समय आप उनको, अगर उनको देखते हो कि जिस आसन को या जो भी आप कराना चाहते हो वो उनके बॉडी के किस किस पार्ट में असर करेगा, अगर आपको पूरा क्लियर है कि नहीं इस पार्ट में अगर असर करेगा कि तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, तब आप आगे बढ़ जाओ, कराओ या करो, खुद करो। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप नॉर्मल चीज़ करो, और जब तक उस पार्ट का जो बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है उसके बारे में सारा कुछ क्लियर ना हो जाता, या उनका जब सब कुछ एकदम पूरा अच्छे से क्लियर, मतलब सारा कुछ एकदम क्लियर नहीं हो जाता, तब आप उसको होल्ड रखो। पूरा समझने के बाद तब आपको करना चाहिए, ताकि किसी और को या अपने खुद को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि योग बहुत अच्छा करता है, लेकिन सही तरीके से करना होता है। गलती होने से बहुत बुरा भी होता है। मान लो किसी का अगर फ्लेक्सिबिलिटी का कम है और उनको हम जबर से हम करा देते हैं, तो उनके मांसपेशियों को, हड्डियों को जोड़ने के लिए एनाटॉमी में आपने बहुत सी चीज़ पढ़ा, आपने टेंडेंस होती है, बहुत सी चीज़ होती है इसमें। अगर उसमें कुछ खिंचाव आता है, अगर टूटेगा तो उनको बहुत दिक्कत हो जाएगा। योग तो बहुत अच्छा करता है, उस केस में क्या होना चाहिए पहले हम उनको अच्छे से, पहले कुछ दिन तक उनको हम पहले अच्छे वर्कआउट कराएंगे, ताकि उनके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाए। जब वो सब चीज़ें हो जाएगी तब करेंगे। अब मान लो कोई अगर वार्म अप नहीं करता है, बिना वार्म अप किए ही अगर कोई एडवांस आसन में आता है, तो उनके बॉडी को असर करेगा। कुछ उनके साथ मतलब कुछ अच्छा कुछ हो सकता है उनके साथ, उनके बॉडी के साथ कुछ अच्छा ना हो, क्योंकि उनको वार्म अप किए बिना अगर करते हो तो ये सारी चीज़ें हमको प्रिकॉशन में अपने खुद ही ध्यान में रखने पड़ते हैं। लाभ में क्या होगा, पृष्ठ भाग की मांसपेशियां मजबूत होती है, पेट की मांसपेशियों को पुष्ट करता है। यह आसन प्राणों को, देखो आध्यात्मिक आसन बताया था ना, यह आसन प्राणों को सुषुम्ना की ओर उन्मुख करता है। तो आध्यात्मिक कितना बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसका, बहुत ही ज़्यादा होती है। एक तो आपका नॉर्मल तो बेनिफिट है ही, पेट के मांसपेशियों को पुष्ट करेगा, पृष्ठ भाग के, बैक के जो आपके जो मसल्स होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर आपका जो पेट, स्टमक के पार्ट को आपका स्ट्रॉन्ग करता है। आध्यात्मिक में क्या होता है कि प्राण को सुषुम्ना की ओर उन्मुख करता है, जिसके लिए योगी जन इतने आराधना करते हैं, यह शासन में इतने ज़्यादा तो आपका क्षमता है। जब आप देख रहे हो कि पूरा पेट में असर आ रही है, जठराग्नि क्या हो जाएगा, प्रदीप्त हो जाएगी, अच्छे हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म अच्छी हो जाएगी, तो क्या होगा, जठराग्नि की प्रदीप्त करता है। जब ये सारे हो जाएंगे, धातुएं पुष्ट होने लगेंगे, तो क्या होगा, वीर्य संबंधी जो मुख्य हमारा जो अंश होती है मनुष्य का, वीर्य संबंधी जो विकार होंगे वो सारे क्या दूर हो जाएंगे। फिर आपका हाइट में भी, जिनका हाइट बढ़ने के सिचुएशन होंगे, हाइट में भी बहुत हेल्प हो जाएगा। बाजपन, अनिद्रा, साइनस अगर लंबे समय तक करते हो तो उसमें बहुत लाभ होती है। और
ब्रेन को शांत करके तनाव का दूर करना, चिंता का दूर करना, ये सब में होती है। और ये सब होने से क्या होती है, सारी चीज़ें होती है। जब हम आपको मिलेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम हो जाएगा, तनाव काफ़ी कम हो जाएगा, दंडों को सहन करने की क्षमता बढ़ेगी, टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ेगी। और आज के इंटरव्यू वगैरह जब बड़े बड़े पदों में जाओगे तो उनको आपके पास सब कुछ है, लेकिन ये सब चीज़ें है कि नहीं, बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ताकि आप इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको संभालने का जिम्मेदारी मिलती है तो वहाँ तो डिस्प्यूट तो होंगे ही होंगे। घर में अगर मान लो 5-7 लोग होते हैं तभी उनमें ही कितने सारे डिस्प्यूट मिल जाते हैं। किसी कंपनी में तो हज़ारों हज़ारों वर्कर होते हैं, सबके अपने अपने मतलब एक्सपेक्टेशन है, डिज़ायर है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें तो मिलेंगे ही। अगर उसको अगर हमें हैंडल करने के लिए हमें अगर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, शॉर्ट टेम्पर हो जाएंगे, तो हमसे बहुत ज़्यादा गलती हो जाएंगे। तो उन सब जगह पे भी, ऐसे जगह पे भी जब आपको प्रमोशन लेनी होती है, प्रमोशन चाहिए होता है, तो जैसे बड़े बड़े कंपनियां जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं वो आपको स्पिरिचुअल हेल्थ को बहुत चेक करते हैं। तो ये अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते जाएंगे, और जो लोग ऐसे आपको ऑफिस में या इस तरह के जो कॉर्पोरेट में जो वर्क कर रहे हैं, उनके लॉन्ग टाइम में बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उनके पास ऐसा क्षमता होती है। और जो लोग आपका खुद का बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, तो उसमें सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि शांत मन से आपका उत्तेजित बिना हुए, गुस्सा बिना हुए डिसीजन लेने के लिए। तो उसमें भी आपका बहुत सारा हेल्प करता है जब हमारे मस्तिष्क शांत रहता है। और एक आध्यात्मिक आपका विचार डेवलप होती है, जिसमें आप सात्विक तरीके से सही डिसीजन में पहुंचने में बहुत हेल्प करता है, जब आपका सुषुम्ना की तरफ प्राण उन्मुख होता है। इस तरह से देखते हो कि आसन, ये आसन और इस कैटेगरी का जो आसन क्या क्या लाभ करता है। आर्थिक तो लाभ होगा ही, क्योंकि जब सब चीज़ें अच्छी होंगी, अगर आपका पोस्ट अच्छा होगा, आपका सैलरी भी अच्छी होगी, या आपका बिजनेस अच्छा चलेंगे तो आपको प्रॉफिट अच्छे होंगे, तो आपका आर्थिक लाभ होगा। सामाजिक लाभ होगा, क्योंकि आप अगर आध्यात्मिक होते हो, आप अगर अपने आप को फोकस कर पाते हो तो सामाजिक लाभ भी होगा, क्योंकि लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। शारीरिक लाभ तो होती ही है, पूरा आपका बॉडी अच्छे रहेंगे। तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, अगर ये सब चीज़ें होंगे तो आपका सोशल में बहुत आपका अपने आप ही लोग आपको वैल्यू देंगे। तो क्या होगा, आपका सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छे हो गए। तो ये सारा चीज़ एक दूसरे के साथ क्या कनेक्ट होती है, ये सारा आपको इसमें बेनिफिट मिलती है। बहुत से बेनिफिट इसमें लिखी नहीं होती, लेकिन ये आपको मिलती है जब आप ऐसे आसनों को अच्छे से सिद्ध करते हो या आप इसको करते हो। आज हम यहाँ तक रखते हैं, इसके बाद हम अगले क्लास में हम आसन के बारे में करेंगे। अब हम करेंगे थोड़ा सा हम इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस सीरीज में एमसीक्यूज इस यूनिट से, यूनिट नंबर 10 से। तो आप आंसर करने के लिए रेडी हो जाओ। अब हम करेंगे जहाँ तक हमने कल किया तो उसके बाद से करेंगे। प्रेक्षाध्यान में प्रेक्षा का अर्थ क्या है? गहराई में उतर कर देखना, ईश्वर में विलीन होना, सम्मिलित होना या जानना। बताओ, प्रेक्षाध्यान में प्रेक्षा का अर्थ क्या होती है? गहराई में उतर कर देखना, या ईश्वर में विलीन होना, या सम्मिलित होना, या जानना। तो प्रेक्षाध्यान में प्रेक्षण, हम कहते हैं ना प्रेक्षण करना, मतलब क्या हुआ, गहराई में उतर कर देखना। अगला क्वेश्चन, प्रेक्षा ध्यान का संबंध निम्न से है, किससे है? बौद्ध से, चारवाक से, जैन से या पतंजलि से? महर्षि पतंजलि से। किससे है? जैनिज्म से है, जैन से है। प्रेक्षा ध्यान के लाभ क्या है? भावनात्मक, मनोशारीरिक, व्यावहारिक या ये उपयुक्त सभी? बताओ कौन से होंगे? सभी। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेक्षा ध्यान का मौलिक आधार क्या होती है? स्वयं का सुझाव, स्वयं के अनुभव, स्वयं से चिंतन या स्वयं से मनन? स्वयं से सर स्वयं से चिंतन नहीं, अच्छा स्वयं से सुझाव। हाँ, आप ये मनोविज्ञान में भी इसका एक्चुअली सर मैंने प्रेक्षा ध्यान पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो बस मारे तभी तो हम हर क्लास में पढ़ा भी रहे ना, साथ साथ से जो मेन हाँ, चीजें सब कुछ करा रहे हैं, ताकि आपको वो भी पूरी हो जाए, सब कुछ आ जाएगा उसमें, दोनों ही चीजें, कि ताकि आपको नोट्स बनाने में भी इजी हो जाए। आप लोग बता रहे थे ना कि नोट्स के लिए कुछ चाहिए, मतलब इसमें कुछ एक साथ हो, शॉर्ट में हो, तो मैं उसी को पूरा कर दे रहा हूँ, नोट्स भी दे रहा हूँ आपको साथ साथ और क्वेश्चन।
प्रेक्षा ध्यान में क्या होती है कि आपका सेल्फ सजेशन कहते हैं इसको, इसका साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा उपयोग होती है, मनोविज्ञान में बहुत ज़्यादा, इसके जो मनोविज्ञान के जरिए जो चिकित्सा देते हैं, और सेल्फ सजेशन हम लोग देते ही रहते हैं। देखोगे अब हम लोग कोई विपत्ति में पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आप को बोलते हैं ना, चलो ईश्वर के चरणों में चलो, ईश्वर को हम पूजन करते हैं, उनके प्रति ऐसे मतलब हमें खुद ही बोलते हैं, चलो प्राणायाम करते हैं या ध्यान करते हैं, हम अपने आप को खुद ही बोलते हैं। ये होती है स्वयं को सुझाव देना। और स्वयं का सुझाव हम कैसे देते हैं, इसके ऊपर जब आपने फ्रायड का थ्योरी पढ़ा होगा आपने, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने बहुत समय तक उन्होंने जैसे पागलों के साथ बैठ कर उन्होंने बातें किया, उन्होंने देखा कि पागलों के अंदर भी ऐसे ऐसे बातें बताते हैं वो, जिसको सुन के वो आश्चर्य होते हैं कि कैसे संभव है कि पागल ये बात बता रहे, इतनी गहरी गहरी बात बताता है वो। तब उन्होंने ये पाया कि हमारे मन जो है एक नहीं है, कई हिस्से में डिवाइड होती है। जब कोई पागल होता है उनमें से किसी एक पार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन बाकी पार्ट अपने हिसाब से काम करता है। उस जैसे उसके बाद आपका चेतन, अवचेतन, आपका अचेतन, ऐसे कई तरह के हमें जानने को मिला हमको। तो उस समय इसीलिए हम जो सुझाव देते हैं, एक हिस्सा माइंड का वो हमें सजेशन देता है, इसको कहते हैं स्वयं को सुझाव देना। तो ये प्रेक्षा ध्यान का यही मौलिक आधार होता है कि स्वयं को सुझाव देना। देखिए विपासना का हम पिछले क्लास में हमने देखा था कि विपासना का क्या मौलिक आधार होता है, इसके बारे में हमने बात किया था। जीव्या बंध की निम्न उपयोगी होती है, क्या होती है, प्राणवायु निरोध या सोमपान या नाद श्रवण या ये सारे जीवा बंध का उपयोग होती है आपका सोमपान। खिचड़ी बंध में भी आपने अध्ययन किया है कि अमृत गिरती है, अमृत हमें लगातार ही आती है, जब हम इसको जीव्या का जब हम खिचड़ी मुद्रा तक लेके जाते हैं तो हमें उसका सोम का पान करते हैं, सोमपान करते हैं, अमृत का पान कर पाते हैं। कंठ के सीरा जाल को बांधने वाला बंध क्या होती है, महाबंध, मूल बंध, जालंधर बंध या फिर सभी? कंठ के सिरा जाल माने जालंधर से? बिल्कुल जालंधर। आपने देखा, जैसे आपने सोचा आप आंसर पहुंच गए, लेकिन आप ऐसा अगर ऐसे ही बोलते तो लगता उपयोग तो सभी हर जगह सही नहीं होता। आपने कंठ देखा आपने, तो कंठ को कैसे इस तरह बांधोगे तो क्या होगी, वो जालंधर में आएगी। वेरी गुड। निम्न बंध के, बिल्कुल सही है, निम्न बंध के द्वारा षोडश आधार पर नियंत्रण होता है। किस बंध से? 16 आधार जो होती है, 16 आधार, महाबंध, जालंधर बंध, मूल बंध या उद्यान बंध? जालंधर बंध। बिल्कुल। षोडश आधार किससे होती है? जालंधर बंध से होती है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। जालंधर बंध द्वारा निम्न ग्रंथि सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, कौन सी? एड्रिनल, पैनक्रियास, थायराइड और पैराथायराइड, उपयुक्त सभी। असल थायराइड एवं पैराथायराइड। बिल्कुल। आप सोचो कि थायराइड, पैराथायराइड कितने सारे चीज़ों को आपको, बहुत सारे बॉडी के जो प्रॉब्लम को आपको जनरेट करता है अगर आपका ये अगर असंतुलित होता है। खाली जालंधर बंध से कितने ज़्यादा फायदा होती है। निम्न बंध का अभ्यास करते हुए प्राण संपूर्ण अधोभाग में संचरित होता है। महाबंध, जालंधर बंध, मूल बंध, उद्यान बंध। सर उद्यान बंध में देखो, मैं आपको बार बार आप लोगों से मैं आपसे जो चाहता हूँ और जो एग्ज़ाम चाहता है, मैं ये चाहता हूँ, एक तो होता है कि आपने पहले पढ़ा हो और वो चीज़ आपको एक क्वेश्चन में दिख गया, आप आंसर बोल दिए, ये ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा हमेशा होता नहीं है कि आप जो पढ़ोगे वही आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है जो नहीं मिलता है, मैं बार बार बताता हूँ, आप अपना पूरा कोशिश क्या करोगे, पूरा क्वेश्चन को पढ़ो और उसका मीनिंग को समझो और सारा ऑप्शन को समझो। अगर आपको नहीं आएगा तो भी आपको, अगर आपको ऐसा नहीं पता है तो भी आपको आ ही जाएगा, इतना आपका नॉलेज है। आप खाली सारे, बहुत कम ऐसे केस होते हैं जब आपको नहीं, उसका आप सारा मीनिंग को लगाते हुए भी आपको नहीं कर पाते, बहुत कम ऐसा होता है। निम्न बंध का अभ्यास करते हुए प्राण संपूर्ण अधोभाग में संचरित होता है। महाबंध, जालंधर बंध, मूल बंध, उद्यान बंध। मान लो आपको नहीं आता है, आप चारों ऑप्शन का मीनिंग को समझो और क्वेश्चन के साथ मैच कराओ, मिल जाएगा।
और ये तैयारी हो जाएगी तो एग्जाम में आपको बहुत अच्छा करोगे, नहीं आएगा तो भी कर लोगे, अगर ये चीज़ अगर आपने आपके अंदर का डेवलप हो गया। ध्यान बंद होगा ना? कौन सा? तो ध्यान बंद कि नीचे से ही तो ऊपर जाता है आपके हाथ। चलो आप उद्यान बंद बोल रहे हो, बाकी और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? मैंने भी वही बोला था सर, उड़ान बंदे, मुझे भी उद्यान वही में समझ आपको में आया कि प्राण अधोभाग में संचारित होता है। एक बात बताओ, चलो अब आपका आप लोग का आंसर हमने मतलब लॉक कर लिया, अब हम आपको बात समझाते हैं, बात करते हैं। क्या बोला है? लेकिन निम्न से है तो इसमें मूल बंद भी हो सकता है कि निम्न सबसे नीचे है और नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो मूल बंद भी हो सकता है। आप एक आंसर बोलो, एग्जाम में आ गया, मान लो एग्जाम में मूल बंद लगाइए। आप मूल बंद बता रहे हो और आप उद्यान बंद बता रहे हो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस को पूरा पढ़ूंगा और क्वेश्चन को मैं ये मान लूंगा कि आंसर अगर आपको नहीं आ रहा है, अब मैं खाली क्वेश्चंस पढ़ूंगा, आंसर तो मैं नहीं बोलने वाला, आंसर तो बोलवाऊंगा आपसे ही, मैं नहीं बोलूंगा आंसर, मैं खाली कुछ चीज़ों को इंटरप्रेट करूंगा और खुद आप बोलोगे। क्या बोलोगे? क्या बोला है? निम्न बंध का अभ्यास करते हुए प्राण संपूर्ण अधोभाग में। सर महाबंध होगा क्योंकि निम्न बंधों का बोल रहे हैं, सारे बंध का। अभी आप चेंज कर देना, चेंज नहीं कर सकते। चलो आपने महाबंध बोलो तभी देखते हैं। प्राण संपूर्ण अधोभाग में संचरित करता है। संपूर्ण अधोभाग से क्या समझते हो आप? अगर आप बोलते मूल बंध, तो मूल बंध के नीचे अगर जाएगा तो संपूर्ण हो गया, अधोभाग हो गया। मूल बंध कहाँ जाती है? मूल बंध एनस पे आती है, तो अधोभाग पूरा कवर कर गया। अधो मतलब जानते हो ना, एक होते ऊर्ध, एक होते अधो। अधो मतलब नीचे का भाग। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। क्या हुआ? एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। मैं बोला अधोभाग, प्राण संपूर्ण अधोभाग बोल रहा है। ये आपका बॉडी है, ये हमारा बॉडी है, मान लो बॉडी है। डायग्राम हम नहीं बना रहे बहुत अच्छा सा। ये मान लो इंसान है कोई, इसका हाथ पैर मान लो ऐसे कुछ है। चलो ये इसका माउथ है, ये दोनों आँखें हैं, अब इसका पैर है, ये मान लो एक ह्यूमन है, इसका नाभि है। अब बताओ, क्वेश्चन को मिलाते हुए, प्राण संपूर्ण अधोभाग में जा रहा है। संपूर्ण अधोभाग, अगर आप मूल बंध लेते हो तो मूल बंध कहाँ पे होगा? एनस के पास होगा। उसके अधोभाग कौन से पार्ट हो गए? नीचे का पार्ट होंगे। क्या ये संपूर्ण अधोभाग हो गया बॉडी का? नहीं सर। उद्यान बंद आ जाओ, कहाँ लगाओगे? नाभि पे लगाओगे। उसके अधोभाग मैं बता रहा हूँ कि मान लो आपको आंसर नहीं आता है, खाली क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन को पढ़ो, देखो मिल जाएगा आंसर। मैं नहीं बोलूंगा, आपसे बुलवाऊंगा। क्या बोल रहे हैं? मूल आपका उद्यान बंद कहाँ पे लगेगा? पेट में, नाभि पे। इसका ऐसा कुछ लोकेशन होगा इसका। जब लगाते हो उसका क्या? अधोभाग। अधो मतलब नीचे का भाग। संपूर्ण बॉडी हो गया, पूरा बॉडी कवर कर गया। चलो अब क्या बोला? जालंधर बंद कहाँ लगती है? कंठ में लगती है। उसके नीचे का भाग पूरा अधोभाग। अधो मतलब क्या? बॉडी का पूरा नीचे का भाग। किधर जाएगा? इसके नीचे ऐसे जा रही है पूरा, कंठ के नीचे से। अब बताओ इन तीनों में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है? इन तीनों में से कौन सा ऐसा बंध है जो मैक्सिमम अधोभाग को कवर करता है? जालंधर बंद। जालंधर बंध। महाबंध नहीं होगा, क्योंकि आपको इसमें क्या बोला कि निम्न बंध का, बंधों का नहीं। महाबंध में आपको तीनों बंध आ जाती है। अगर एक बंध लेने होंगे तो कौन से लोगे आप? महाबंध में तो आपको तीनों ही बंध आ गया। आंसर मैंने बोला कि आपने बोला? बोलो। नहीं सही है सर। एग्जाम में आपको खाली यही देखना होता है। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि इस टेक्निक को डेवलप करने की कोशिश करो। मैं आपको जो ये प्रैक्टिस कराता हूँ सिर्फ खाली आंसर पाने के लिए, आंसर लेने के लिए नहीं कराता हूँ। मैं अंदर के एक जो कैपेबिलिटी होती है उसको एनहेंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए करता हूँ। आंसर मैंने बहुत कम ऐसा होता है जब मैं खुद आंसर बोलता हूँ। सारा आंसर मुझे आपसे ही निकलवाता हूँ मैं। यही क्वेश्चन खुद को करो। जो क्वेश्चन नहीं है जिसको ध्यान से हम लोग ने नहीं देखा
प्राण संपूर्ण बोल रहे हैं, तो संपूर्ण मतलब कि ऊपर से मतलब जो पूरा होगा वहां से, जब अभी आपने समझाया तो पूरा क्लियर हो गया। एग्जाम में पता है, इस एग्जाम में खाली यही होता है कि बच्चों को क्वेश्चंस को समझने में ही मतलब जो जितने सारे चीजें होती है उसमें गलती होती है सबसे ज्यादा। पढ़े सबको ही है, देखो आप पढ़े हो तभी तो आप बोल रहे हो, कैसे आंसर बोले, मैं तो आंसर बोला ही नहीं, आंसर तो आप ही बोले आपने। और आंसर मैं कभी बहुत रेयर होता है कि मैं आंसर, मैं मेरा मतलब टीचिंग स्टाइल ऐसा होता है, पढ़ाने का स्टाइल मैं खुद नहीं बोलता, मैं बुलवाता हूँ सबसे, इतना सारी चीज़ों को डाल देता हूँ सबके अंदर कि खुद ही निकालो, और वो आपका ग्रोथ हो जाता है, उतना आपका लेवल माइंड का बन गया ऊपर। इसके बाद जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आप ऐसे ही सोचोगे, तो क्या होगा आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है, उससे आप सोच लेते हो, निकाल लेते हो, नहीं आएगा तो भी मतलब आंसर तक पहुंच जाओगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बड़ी बात नहीं होती है, इस तकनीक को अपने अंदर जब डेवलप कर लोगे एग्जाम तो बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद तो क्या हो जाएगा इसमें आपका जालंधर बंध करेक्ट हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न बंध बाह्य कुंभक के साथ किया जाता है, कौन से? महाबंध, मूल बंध, उद्यान बंध या जालंधर बंध, कौन से? बाह्य कुंभक के साथ कौन से करोगे? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उद्यान बंध। वेरी वेरी गुड, उद्यान बंध। अग्निसार का अभ्यास निम्न बंध के अंतर्गत किया जाता है, किसका? जालंधर, मूल, उद्यान या उपयुक्त में से कोई नहीं? उद्यान बंध। एग्जैक्टली राइट, बहुत बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, उद्यान के साथ अभ्यास से निम्न ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कौन सा? पीयूष, अधिवृक्क, थाइमस या उपयुक्त सभी? एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अपान नामक प्राण को, बस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, सारे ऑप्शन को पढ़ो, जो आपको आता है तो तुरंत ही हो गया, नहीं आता तो भी आप निकाल लोगे, गारंटी बता रहा हूं निकाल लोगे। और मैं देखो मैं कभी आंसर नहीं देता, मैक्सिमम 99% खाली आपसे निकलवाता हूँ, आप निकाल ही लेते हो सारा। अपान नामक प्राण को साधने हेतु सर्वश्रेष्ठ बंध क्या होती है? जालंधर, मूल, उद्यान, उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन से होंगे? उद्यान होता है। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो क्या बोला है, कौन सा? अपान नामक प्राण को, अपान प्राण जानते हो ना, बोलो कहाँ रहता है, बोलो अपान प्राण नीचे मूल बंध में। तो फिर मूल बंध से मैंने आंसर बोला, आंसर आप ही बोल रहे हो, आप क्वेश्चन को क्यों नहीं पढ़ते हो अच्छे से? अपान हाँ नहीं सर। अपान नामक प्राण को साधने हेतु सबसे अच्छा बंध कौन होती है? मूल बंध, क्योंकि अपान वायु किधर रहती है? आपका नाभि के नीचे की तरफ जाती है ना, तो वहां पे जालंधर बंध आप कैसे बोल सकते हो, बोलो? और मैं आपको बार बार बताया भी था, इस बार भी मैंने बहुत बच्चों का मैंने एनालिसिस किया, उसमें से जिन लोगों का आपका नंबर कटा, जो गलतियां किए हैं, उस गलती में अगर 60 क्वेश्चन किसी का गलत हुआ है तो 15 क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ है कि उन्होंने ठीक से क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, अगर पढ़ते तो उनका 15 क्वेश्चन काउंट हो जाता। बार बार बोल रहे हो कि क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन को पढ़ो अच्छे से, ध्यान से, एक एक वर्ड को पढ़ो, मीनिंग को समझो, तब आंसर दो। अगला क्वेश्चन, वह बंध जिसमें गुदा प्रदेश का संकोच प्रसार किया जाता है, क्या बोलते हैं? जालंधर, उद्यान, मूल? बिल्कुल, बिना समझे पूरा एकदम, हाँ बिल्कुल मूल बंध सही है। दिमाग एकदम पूरा खोल के रखो और एकदम पूरा प्रोसेस करो, पूरा समझो एक एक वर्ड को, तब बोलो, यही जाएगा 7 एग्जाम में। और कोई, मैं तो जाऊंगा नहीं मतलब वहां मैं दोबारा 3 बार क्वेश्चन पूछूंगा भी नहीं, इसलिए आप अच्छे से समझ के बोलो। मूल बंध निम्न आसन में किया जाता है, सिद्ध योनि, उपयुक्त दोनों या किसी भी आसन में? उपयुक्त दोनों। मूल बंध किसमें करते हैं? उपयुक्त दोनों में होता है, क्योंकि सिद्ध में भी होता है और सिद्ध योनि में भी होता है। वेरी वेरी गुड। मूल बंध के अभ्यास से निम्न रोग का उपचार किया जा सकता है, कौन सा? यौन रोग, कब्ज, बवासीर, ये उपयुक्त सभी? बिल्कुल सही है सर, सभी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, कुंडलिनी जागरण निम्न बंध से अतिशीघ्र होता है, मूल, जालंधर, उद्यान, इनमें से कोई नहीं? मूल बंध से। कुंडलिनी का जागरण क्या होती है आपका? मूल बंध से, इसलिए मूल बंध का इतने ज्यादा महत्व है। महाबंध में निम्न बंध समाहित होता है, कौन से? जालंधर, मूल, उद्यान, उपयुक्त सभी? सर, सभी। महाबंध में क्या होती है? तीनों ही होती है। वेरी वेरी गुड।
योग मुद्रा के अभ्यास का संबंध निम्न आसन से होता है, किससे? वज्रासन, वीरासन, पद्मासन या सुखासन? सर पद्मासन। पद्मासन। बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, योग मुद्रा से फलीभूत क्या होती है? पाचन क्षमता में वृद्धि, उदर प्रदेश मालिश, मणिपुर चक्र का जागरण। वॉइस नहीं आ रही थी सर। योग मुद्रा से फलीभूत होता है पाचन क्षमता में वृद्धि, उदर प्रदेश की मालिश, मणिपुर चक्र का जागरण। क्या होती है? सारे होती है योग मुद्रा से। तो क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी। महामुद्रा के अभ्यास द्वारा चेतना का संचरण निम्न स्तर तक होता है, किसका? ऑप्शन है आपका निम्नतम, उच्च, उच्चतम, उपयुक्त में से कोई नहीं। सर्वोच्चतम। बहुत अच्छा, जी उच्चतम। योग शास्त्र के अनुसार महामुद्रा से निम्न रोग नष्ट होता है, कौन सा? यक्ष्मा, कफ रोग, कोष्ठबद्धता एवं ज्वर या उपयुक्त सभी? उपयुक्त भी। सर सभी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब ऐसे एग्जाम में करके आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे? बोलो, नंबर अच्छे मिल जाएंगे ना, और आपका सिलेक्शन पूरा हो जाएगा ना। तो फिर सर वहाँ क्वेश्चन इस तरह से नहीं रहते हैं, वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है। वहाँ पे क्वेश्चन जैसा रहता है और दिमाग में सच में बहुत बारीक सा सिलेमिस्टिक, जैसे अभी इसके पहले वाला एक क्वेश्चन जो अधोभाग वाला आपने पूछा था सर, ऐसे ही वाले ही इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं ना। यस, दिमाग ही काम नहीं करता कि इसमें क्या। जो कल अपन ने किया था क्वेश्चन आंसर, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही थे घुमाव वाले, जो हमको मतलब आइडिया ही नहीं था कि ये क्या हो, जबकि आंसर सामने है तो भी समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब बड़ा वाला बिगेस्ट कंफ्यूजन कि मतलब क्या ही करें इसमें, क्योंकि दिमाग तो कुछ और ही कह रहा है कि इसका एक्चुअल रीजन ये हो सकता है, लेकिन आंसर जो है ना बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। तभी तो करा रहा हूँ, मुझे तो पता ही है ये सब चीजें होती है, तभी तो करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ कि अगर आप रेगुलर क्लास में करते हो, इसलिए बोलो जो लोग रेगुलर करते हैं और जैसे आपने कल किया था, आज भी कर रहे हो, तो आप समझ रहे हो चीजों को, और करते 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 और इस वीडियो को, सेकंड पेपर को मैं इसलिए पहले करके दे रहा हूँ कि आपके पास 2-3 महीने का समय रहेगा रिवीजन करने के लिए। जब तक हम फर्स्ट पेपर पूरा करेंगे, आप कई बार इसका रिवीजन कर लेंगे, तो आपका, क्योंकि 100 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो इसका जब बहुत ज़्यादा वेटेज है, 100 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, इसीलिए मैं ऐसा क्वेश्चन को करा रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, हर यूनिट से मैं एक सैकड़ों क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आपको, सैकड़ों क्वेश्चन। हर यूनिट से खाली 10 क्वेश्चन आने हैं। ऐसा कुछ मैं छोड़ा ही नहीं जिसके बाहर, जिसके जो टॉपिक के बाहर और कुछ हो सकता है। सारा चीज हम इसमें इंक्लूड किया। कल देखिए आपने, कल कैसा कैसा क्वेश्चन था, आज भी देख रहे कुछ क्वेश्चन, कुछ इजी क्वेश्चन, और वहाँ पे सारे क्वेश्चन ट्रिकी नहीं होते। अगर आप पूरा पेपर को देखोगे ना, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी होते हैं। पेपर में सारा क्वेश्चन एकदम बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं देते, कुछ क्वेश्चन ईजी देते हैं, ईजी भी बहुत होते हैं। तो हमने उसी तरह से कुछ क्वेश्चन का भी ईजी भी रखा और वैसा भी रखा जो उन्होंने घुमा घुमा के देते हैं। अगला क्वेश्चन है, महामुद्रा से निम्न की समाप्ति होती है, क्या होती है? चित्त चंचलता, उद्वेग, विचलन या सभी होगा इसमें। बिल्कुल सही है सर सभी। महामुद्रा का यह नामकरण हुआ क्योंकि इसका फल क्या होते हैं? निम्न, इसका फल होती है उच्च चेतना जागरण, हाँ उपयुक्त सभी होगा। उच्च चेतना जागरण, गंभीर रोगों का उपचार, पूरे शरीर में तीव्र रक्त के संचरण, उपयुक्त सभी। एग्जाम में जब बता रहा ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में आप अगर पूरा सीरीज का अगर आपने अटेंड किया है, तो आप देखोगे कि एग्जाम में जो जो पूछे जाते हैं एग्जैक्टली वैसे ही सारा चीज है। इस बार भी जो एग्जाम के पहले 2-3 दिन जो हमने करा कर भेजे थे सबको, आप जो लोग एग्जाम देख के आए पूछना, ठीक वैसा ही था जैसे हमने करा के भेजा था। तो वो जी सर, बिल्कुल एग्री हूँ मैं इस बात से। मेरे तो शायद दूसरा या तीसरा ही 3 ही क्लास आपके साथ हुआ होगा, बट उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर थे जो अपने यहाँ कराए। हाँ, इसलिए आप इसको खाली करते जाओ तो सब मिल जाएगा। मैंने हर एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करके रखा है कि कैसे कैसे पूछ सकते हैं, वो बहुत कुछ मैंने वर्क करके रखा है इसमें। महामुद्रा के अभ्यास द्वारा निम्न चक्र का जागरण होता है, किसका? मूलाधार, महामुद्रा से क्या होती है आपका? उपयुक्त सभी होती है। अब उपयुक्त सभी होगा, मूलाधार, आज्ञा, विशुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उपयुक्त सभी होगा। ओके, महामुद्रा के अभ्यास का संबंध निम्न मुद्रा से होती है, किससे? शांभवी, काकी, भुजंगी या उपयुक्त सभी? सर सभी। हर जगह सभी सही नहीं होता है।
बट इसमें है सर, महामुद्रा के अभ्यास का संबंध निम्न मुद्रा से, सांभवी से भी है, काकी से, भुजंग से भी। महामुद्रा अभ्यास का संबंध जो है, महामुद्रा से आप भुजंगी सबसे ज्यादा कौन सी है बोलो? सांभवी है सर। शांभवी शांभवी। शांभवी है मोस्ट जो इसमें, और शांभवी है। काकी भुजंग से बहुत ज्यादा नहीं है, महामुद्रा का सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आपका शांभवी होता है। जी सर। शांभवी होगा। योग शास्त्र के अनुसार महामुद्रा के अभ्यास से निम्न रोगों का उपचार होता है: कफ रोग, अस्थमा, प्लीहा रोग एवं बवासीर। उपयुक्त सभी। इसमें होगा उपयुक्त सभी। हाँ इसमें सभी सर। बिल्कुल। यहाँ पे आपका एग्जाम में घुमा देता है, आपने बोला ना उपयुक्त सभी ऊपर का, शांभवी, काकी, भुजंगी, तो यहाँ आपको ध्यान रखनी है। निम्न मुद्रा मूलाधार एवं आज्ञा चक्र के मध्य ऊर्जा परिपथ को अधिकतम उद्दीप्त करता है। कौन? विपरीत करनी, तरागी, महामुद्रा या काकी? महामुद्रा। महामुद्रा। सन्मुख इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। कोई नहीं। महामुद्रा सन्मुखी मुद्रा में निम्न अंग की भूमिका होता है: दोनों कानों का, दोनों मुख एवं मुख, दोनों नासिका का, दोनों हाथ, दोनों आंख और हाथ का। ये उपयुक्त सभी। सन्मुखी मुद्रा में सारे सभी का होगा। हाँ। नाद योग का संबंध, हाँ, नाद योग का संबंध निम्न मुद्रा से होता है। किसका? सन्मुखी, विपरीत करनी, योनि या उपयुक्त सभी। सर ये शंखमुखी में कंफर्म नहीं हूँ, जिस अंदाजा में। सन्मुखी मुद्रा से होता है। सन्मुखी। जी। विपरीत करने का नाद योग से क्या नाद मतलब से है? मैंने कनेक्ट करके सन्मुखी। सन्मुखी से होती है ना, योनि से भी मतलब नहीं होता नाद योग का, सन्मुखी से होती है। सन्मुखी नहीं बिल्कुल, नादियों का कुछ भी नहीं। जी। सन्मुखी मुद्रा से निम्न लाभ होता है: चेतना, अंतर्मुखीकरण, पेशीय उद्दीपन, प्राण प्रसार या उपयुक्त सभी। सर सभी होंगे। बिल्कुल सभी। सही। तरागी मुद्रा का निम्न फल होती है: मांसपेशीय लचीलापन, जरा मनन से अभय, स्वस्थ पाचन तंत्र। ये उपयुक्त ये सभी। सभी होगा। इससे भी सही हो जाएगा। आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम अगले क्लास में करेंगे। और ऐसे ही आप लोग इसको अपने अपने कमियों को, अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे। आसन के ऊपर जो हमने जितना भी हमने अच्छे से डिस्कस किया सारा चीज़ों को, उसका आप रिव्यू रखोगे। और इसी के बेस पे जब अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस आपके यही आते हैं, आसन के कुछ आपका पॉस्चर बता देंगे, पूछेंगे कौन सा आसन है, या आसन का लाभ, या आसन किसको नहीं कराना चाहिए, कौन सी मुद्रा या कौन से आसन किसको नहीं कराना चाहिए, ये सारे। और ये कंटेंट है। और इसके अलावा जो एमसीक्यूज बनते हैं उसके इस तरह के कुछ कुछ एमसीक्यूज बहुत इजी पूछ लेते हैं, कुछ कुछ तरह घुमा घुमा के पूछते हैं। तो इसका आप लोग सर इस तरह से अगर क्वेश्चन आए ना तो बिना पढ़े ही दे दें। जैसे कि अभी मैंने 2-3 महीने बाद पढ़ाई, अभी आपका क्लास शुरू किया, 2-3 क्लास पीछे सुन लिया था, तो बिना पढ़े ही दे दे। इस तरह से आप निकाल लेगा, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से नहीं आते। आप एक काम करो, इसको समझने के लिए आप कोई पेपर उठा लो जो पिछले साल का, और पेपर सॉल्व करो। आप देखोगे उसमें से कि अगर 100 क्वेश्चन से 100 में से ऑलमोस्ट 30-35-40 क्वेश्चन आप ऐसे ही निकाल लोगे, बहुत आसान होते हैं। लेकिन 30-35 क्वेश्चन निकाल कर किसी का नेट क्लियर नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन निकाल लेते हैं वो। तो इस तरह से उनके पास उनके पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करने पड़ते। लेकिन जिनको नेट निकालनी है उनको कम से कम आपका 100 में से 80-90 तक लेके जाना होता है। तो 80-90 तक अगर लेके जाना होगा तो आपको इजी क्वेश्चन तो मिलेगा ही आपको। अगर कोई इजी क्वेश्चन छोड़ देगा तो भी तो नहीं हो पाएगा। तो हमें इजी क्वेश्चन को प्रैक्टिस तो करने ही पड़ते हैं, साथ साथ ऐसे जो घुमावदार क्वेश्चन होते हैं उसको भी करने पड़ते हैं कि अगर आपको 80 क्वेश्चन तक आपको सही करने हो तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इजी क्वेश्चन को भी हमने रखा हमने, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान का हमें वो नहीं करनी है, हमें खाली उसी पॉइंट पे काम करनी है जिससे हमें हमारा एग्जाम हमारा अच्छा हो जाए। एग्जाम में अगर इजी क्वेश्चन है तो हम इजी क्वेश्चन करेंगे, ऐसा तो नहीं कि हम इजी क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो आप नहीं बोलोगे कि मैं इजी क्वेश्चन नहीं करूंगी, ऐसा बोलोगे? नहीं बोलोगे, करोगे आप वहाँ पे। तो हम इजी भी हमें करने हैं, और जो घुमाव क्वेश्चंस होते हैं, आप जिन लोगों का रेगुलर क्लास होती है उन लोग पूछोगे कुछ क्वेश्चंस कैसे कैसे कितने घुमावदार क्वेश्चंस हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी करने हैं। अगर आपको 90 क्वेश्चन तक अपने टारगेट रखते हो, और उसके बिना होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट पेपर में खाली 50 क्वेश्चन है,
50 में से अगर मान लीजिए अगर आपका 35-40 क्वेश्चन भी आपको अगर आपको करेक्ट कर लेते हो तो भी तो आपका नेट नहीं होगा ना। तो नेट करने के लिए क्या होगा आपका, दोनों ही आपको जो इजी क्वेश्चन अभी तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 25-30 क्वेश्चन आपके आप इजी हो जाते इजी देते हैं और बाकी क्वेश्चन आपका पूरा घुमावदार देते हैं। अब से जो नेट का जो पेपर जो आपका चेंज किए गए हैं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वन आंसर क्वेश्चन काफ़ी कम कर दिए गए। जो हमने एग्जाम का पहले ही प्रैक्टिस करा दिया था, सबको बता दिया था कि इस बार से ऐसा इन्फॉर्मेशन आई है कि आपका वो नहीं आएगा, मतलब वन आंसर क्वेश्चन बहुत कम आएंगे। जो लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड है या कूट के रूप में ज़्यादा आएंगे। तो कूट के रूप में हम बहुत क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करके रखा है, आप रिकॉर्डिंग देखना मिल जाएगा आपको। इस दिसंबर वाला में भी तो उसी तरह से क्वेश्चन दिया था, जून वाला तो मैंने दिया नहीं, दिसंबर वाला में भी ज्यादातर कूट के ही रूप में आया दिसंबर से ही आपका चेंज हुई थी, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा आ गया था कूट वाला। इस बार तो आपका और सर आप ना प्रैक्टिस भी कूट वाला करवाइएगा। मेरे जैसे इंसान को तो बिल्कुल बाउंसर ही जाता है कूट, बिल्कुल समझ ही नहीं आता, सच्ची हौच हो जाता है। कूट को समझने के लिए ही जो सिंगल आंसर कर रहे हैं ना, सिंगल आंसर आपको कूट को समझने के लिए बहुत हेल्प करता है। कूट में करते क्या है, जो आपको आता है उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो आपको आने के लिए सिंगल आंसर काफी हेल्प करता है ना। एक भी अगर आएगा उसको कनेक्ट कर लेते हो, फिर आप कूट का कर लेते हो। कूट का तो हमने बहुत करा के रखा है। ये सिंगल आंसर क्वेश्चन जो है आपको कूट को जोड़ने में बहुत हेल्प करता है। बाकी हम इसमें भी हम कूट वाला करेंगे अगले क्लास में, जो हमारा कल का क्लास होंगे उसमें हम कूट वाला भी करेंगे। और आपके पास पेपर है क्या? पेपर हम सॉल्व करवाएंगे पूरा। आप लोग थोड़ा सा खत्म कर लो, क्योंकि पेपर सॉल्व कराने के लिए आपको यूनिट को अच्छे से आना भी चाहिए ना, तभी तो फायदा है। नहीं तो हम खाली करा देंगे। तो मैं तो कुछ दिन पहले करा भी दिया था एग्जाम के पहले लास्ट ईयर का, तो जिनको भी मैं करा दूंगा, मिल जाएगा सारा पेपर। और उसका हर क्वेश्चन का हम पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसका पहले हम थोड़ा सा यूनिट खत्म कर ले ना। आपका 10th यूनिट चल रही है, बाकी 10th यूनिट हम कर रहे हैं, और फिर बाकी का यूनिट तो हमने पूरा करके रखे हैं, और फिर हम उसका एग्जाम का डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। कल हम इसके बाद हम करेंगे। थैंक यू सो मच आप सबका। हरिओम सर, थैंक यू।